भूमि यानी जमीन, जिसके पीछे राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से पूरी दुनिया के कई शासकों ने प्राचीन काल से ही न जाने कितने ही युद्ध लड़े होंगे। आखिर ये जमीन हम इंसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल वह भूमि ही है जो हमें अनाज से लेकर आवास तक प्रदान कर हमारी आवश्यक जरूरतों को पूरा करती है। इस लिहाज से प्राचीन काल से लेकर आज तक भूमि को मानव ने हमेशा ही एक संपत्ति के रूप में देखा है और उसके लिए भूमि ही सर्वोपरि रही है। अगर भूमि इतनी महत्वपूर्ण है तो आखिर क्यों हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के चलते इसकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी है, जिसके चलते डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं DIS द्वारा शुरू की गई इस सीरीज पर्यावरण आजकल के हमारे अगले एपिसोड पर, जिसका विषय है मरुस्थलीकरण। UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अनुसार मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्ध नमी की भूमि का क्षरण होने के कारण वह अनुपजाऊ हो जाती है। इसके कारणों में जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों समेत कई अन्य कारण भी शामिल हैं। लेकिन मरुस्थलीकरण का तात्पर्य पृथ्वी पर पहले से मौजूद रेगिस्तानों का विस्तार बिल्कुल नहीं है। मरुस्थलीकरण तो इसलिए घटित होता है क्योंकि ड्राईलैंड या शुष्क भूमि इकोसिस्टम, जो कि विश्व की कुल भूमि का 1/3 हिस्सा है, अत्यधिक दोहन व भूमि के दुरुपयोग से संकटग्रस्त है। मरुस्थलीकरण प्रक्रिया प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से होती है। प्राकृतिक कारणों पर अगर गौर किया जाए तो हवा व पानी द्वारा किया गया अपरदन, उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि द्वारा शुष्क भूमि का क्षरण होने से भूमि की उर्वरकता निरंतर कम होती रहती है, जिससे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। वहीं अगर मानवीय गतिविधियों के चलते होने वाले मरुस्थलीकरण की बात करें तो पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई मृदा व भूमि को क्षति पहुंचाने का एक प्रमुख कारण है, जिससे न सिर्फ मृदा की नमी की ऊपरी वाली परत कम होती है, बल्कि पेड़ पौधों द्वारा मृदा को प्रदान की गई मजबूत पकड़ भी चली जाती है, जिससे मृदा अपरदन की चपेट में आ जाती है। इसके अलावा अनसस्टेनेबल खेती के तरीके जैसे काटो और जलाओ कृषि पद्धति और उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग भी मृदा की खनिज संरचना असंतुलित कर देता है। खनन और अनसस्टेनेबल शहरीकरण व व्यवसायीकरण के लिए हर ओर हो रहा डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन तो मानो अब एक आम सी बात हो चली है। स्वार्थपूर्ति के उद्देश्य से हो रहा वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई मरुस्थलीकरण में काफी अधिक योगदान देती है। आगे बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण के प्रभावों की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण का एक कारण होने के साथ साथ दुर्भाग्य से एक परिणाम भी है। मरुस्थलीकरण ग्रसित भूमि में निरंतर सूखा पड़ने लगता है, जिससे सूखा और जलवायु परिवर्तन का बार बार घटित होने वाला एक चक्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि वन एक कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं, इसलिए वनोन्मूलन या वनों की कटाई से न सिर्फ मृदा अपरदन और बाढ़ व भूस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावों में भी वृद्धि होती है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार 25 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की ऊपरी परत के नवीनीकरण में लगभग 200 से 1000 साल तक का समय लग जाता है। ऐसे में मरुस्थलीकरण के कारण तीव्र गति से हो रहे मृदा अपरदन की भरपाई कैसे हो, आज एक गंभीर विषय बन चुका है। मरुस्थलीकरण का गंभीर प्रभाव विश्व के स्वच्छ जल संसाधनों पर भी देखने को मिलता है। दरअसल मरुस्थलीकरण भूजल की अनियमितता को बढ़ा देता है, जो कि आज के समय में जल संकट उत्पन्न करने के प्रमुख कारकों में से एक है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण से ग्रस्त मरुभूमि वाले क्षेत्रों में मृदा की गुणवत्ता में कमी, लवणता में वृद्धि, रेतीले मैदानों के क्षेत्रफल का बढ़ना, पौधों की वृद्धि दर का कम होना आदि प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सदियों से जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करती आई भूमि के मरुस्थलीकरण की चपेट में आ जाने से जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचा है और कई संकटग्रस्त जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। मरुस्थलीकरण के प्रभाव को सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूमि बंजर होती जा रही है। भूमि ने लोगों के लिए आजीविका का संकट उत्पन्न कर दिया है, जिससे गरीबी व सामूहिक पलायन जैसे सामाजिक संघर्षों में तेजी आई है। भूमि क्षरण के कारण कृषि उत्पादकता घटती जा रही है, जिससे विश्व में खाद्य असुरक्षा एक गंभीर संकट बन गया है।
पहले से ही सूखे व जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देश जब मरुस्थलीकरण की चपेट में आते हैं तो वहां राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती है, जो कि मरुस्थलीकरण का एक राजनीतिक प्रभाव है। गौरतलब है कि यूएनसीसीडी के आंकड़ों के अनुसार इस समय लगभग 500 मिलियन लोग उन क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां की भूमि 1980 से मरुस्थलीकरण से ग्रस्त है। यूएनसीसीडी का ही कहना है कि मानवता को बरकरार रखने के लिए उपजाऊ भूमि आवश्यक है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1994 में यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना हुई, जो कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसके अलावा वर्ष 2011 में आईयूसीएन और जर्मनी की सरकार ने बॉन चैलेंज की पहल की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर डिफॉरेस्टेड यानी गैर वनीकृत और बंजर भूमि पर 2020 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक पुनर्स्थापित की जाएगी। यूएन का सतत विकास लक्ष्य 15 यह घोषणा करता है कि हम सतत खपत और उत्पादन के माध्यम से इस प्लैनेट यानी ग्रह का क्षरण होने से बचाने के लिए दृढ़ हैं। वहीं अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यूएनसीसीडी के अनुसार पिछले एक दशक में भारत के कुल 31% यानी 5.65 मिलियन हेक्टेयर में फैले घास के क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। इसरो द्वारा जारी की गई डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस के आंकड़ों से यह मालूम पड़ा है कि भारत का लगभग 96 मिलियन हेक्टेयर यानी 29% क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो रहा है। देश के कुल भूभाग का लगभग 23.79% हिस्सा, जो कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व तेलंगाना में फैला है, दुर्भाग्यवश मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। भारत द्वारा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो वर्ष 2015 में भारत ने बॉन चैलेंज को स्वीकार किया। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2019 में यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सेशन में COP14 की मेजबानी भी की, जिसमें भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर में फैली बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने की बात दोहराई। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इस सम्मेलन में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में उठाए जा रहे भारत के राष्ट्रीय प्रयासों से भी सम्मेलन के सदस्यों को अवगत कराया। ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुए इस COP14 में सदस्यों ने दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत मरुस्थलीकरण जैसे कई अन्य गंभीर मुद्दों पर ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम आदि भारत के प्रयास मरुस्थलीकरण उसके दुष्प्रभावों से निपटने की ओर अग्रसर हैं। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।